हेलो। ओके सर। लास्ट टाइम जो लेक्चर था मेरा उसमें मैंने बताया था कि फसलों का चक्रीय क्रम अपना के और जो भी अदर मेथड हैं, जैसे इसके अलावा था फसलों को खेत को विराम देके, जैसे फील्ड को क्या करते हैं हम लोग, अगर हमें किसी भी फील्ड का उपजाऊ क्षमता, इसको कहते हैं फर्टिलिटी, अगर हमें बढ़ानी है कि हम चाहते हैं कि उस फील्ड से जो ग्रोथ है किसी भी फसल के लिए वो मैक्सिमम हो, हर बार ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसके लिए हमें जो है उसको थोड़ा सा रेस्ट भी देना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, ये चीज़ें हम पहले बता चुके थे, लेकिन वहाँ उस दिन जो है नोट शेयरिंग नहीं हो पा रही थी। तो एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करा देते हैं यहाँ पे कि मृदा की उपजाऊ शक्ति कैसे हम बढ़ा सकते हैं। उसके तीन मेथड हैं। तीन मेथड जो है मैंने इसको बताया था, खाद का प्रयोग करके, फसलों के लिए चक्रीय क्रम अपनाकर, और तीसरा था खेत को विराम देके। खाद में हम लोग जो है कंपोस्ट खाद, उर्वरक, हरी खाद, ये सब चीज़ें हैं जिसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, ये सब चीज़ें जो है हम लोग अगर अपेक्षा करती है कि खेत में ये चीज़ आवश्यक आवश्यक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कम हो गई हैं, या एक नियत समय पे हम रेगुलर इंटरवल पे जो है एक फसल डालने के बाद जैसे ही होता है आपका अगला फसल तैयार करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि हमें हमें अगली फसल लगानी है, तो उसके लिए जब भी आप सीडिंग करेंगे उसके पहले क्या करेंगे, खेत को प्रिपेयर करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, खेतों में जो है अलग अलग प्रकार के खाद, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड, ठीक है, उसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरा मेथड है, तो इस मेथड से भी क्या होता है, आपका खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए दूसरा है चक्रीय क्रम अपना के। तो चक्रीय क्रम क्या होता है कि एक सर्कुलर सिस्टम होता है, कहे तो इसको एक साइक्लिक सिस्टम होता है। इसमें हम किसी भी खेत में हम फसलों को बदल बदल के लगाते हैं। ठीक है, मेनली आपके जो हमारे इंडिया में जो फसलें लगाई जाती हैं वो रबी और खरीफ की हैं। अभी आगे आएगा, इसके बाद हम बताएंगे रबी और खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं। अगर अब रबी की फसल की बात करें और खरीफ की फसल बात करें, तो रबी की फसल में सबसे मेजर जो इंडिया में बोया जाता है, लगाया जाता है फसल, उसको कहते हैं गेहूं की खेती। ठीक है, और जो खरीफ की फसल है वो आपका होता है मेनली धान की खेती। इसके अलावा और भी फसलें हैं जो लगाई जाती हैं। तो ये फसलें जो हैं पूरे साल के 6-6 महीने के अंतराल पे लगभग माना जाए तो 180 से 183 दिन के अंतराल पे जो है अल्टरनेट करके लगाई जाती हैं। एक फसल जो लगाएंगे हम लोग 180 183 दिन के लगभग मानी जाती है उनकी फसल काल। ठीक है, जो अगली फसल फिर हम लगाएंगे वो कितने दिन का माना जाएगा, 80 से 180 से 83 दिन, 183 दिन। ठीक है, 182 दिन 183 दिन लगभग माना जाता है, दोनों बराबर लगभग 182 दिन के एवरेज, दोनों फसलें रबी और खरीफ की। ठीक है, तो अब इनको बार बार चेंज करने का रीज़न क्या है कि फसलों को जब भी हम चेंज करके लगाते हैं, तो जिस भी फसल के द्वारा कोई एक चीज़, अगर मान लीजिए आपके खेत में नाइट्रोजन की आवश्यकता है किसी फसल को, जैसे हम गेहूँ लगा रहे हैं अगर, तो गेहूं को अगर नाइट्रोजन की आवश्यकता रेगुलर ज़्यादा पड़ रही है, तो क्या करेगा, खेत से जो है न्यूट्रिशन जो उपलब्ध है उसमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में वो नाइट्रोजन को लेगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर हम लोग रेगुलर साल भर उसी को लगा के रखेंगे तो वहाँ पे दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी कि उसी नाइट्रोजन जो वहाँ पे डाला गया है उसी को बार बार वो क्या करेगा, अधिक से अधिक मात्रा में लेगा, जिससे जो उस खेत में है वो नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी। अब ये अगर ऐसा होता है कि नाइट्रोजन ही कम हो गया खेत में,
तो अगली अगर आप कभी सोचें कि फसल दूसरा कोई लगा लें और फसल को अगर फिर से जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जो है उसकी क्षमता खेत की क्या कर रहा है, वो छीण कर रहा है। तो इस पर अवस्था से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फसलों को बदल बदल के लगाते हैं, ताकि कभी किसी फसल को फास्फोरस जरूरत पड़े तो एक सीजन में वो फास्फोरस यूज करें, तब तक हम क्या करेंगे, इधर नाइट्रोजन रिकवर कर लेंगे जो नाइट्रोजन की कमी है। तो बदल बदल के लगाएं। ठीक है, अब इसके लिए इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे लाभ बताया गया था आपको। जमीन की उत्पादन क्षमता बनेगी। ठीक है, या इसमें फसलों में क्या होगा, आपको जो फसलों की बीमारियां तथा कीड़े मकोड़ों को रोकने में सहायता मिलेगी। और जो आपकी जड़ें होती हैं सभी फसलों की, वो अलग अलग डेप्थ तक जाती है। मैक्सिमम एक मीटर माना जाता है, जो यहाँ पर जहाँ तक आपकी सॉइल जो है मतलब फर्टाइल मानी जाती है, जहाँ से न्यूट्रिशन लिए जाते हैं किसी भी फसल के जड़ों के द्वारा। ठीक है, और जड़ों की जो मैक्सिमम लेंथ मानी जाती है किसी फसल की, वो 1 मीटर तक मानी जाती है। वो ज़्यादा जो है डिजायरेबल है। ठीक है, तो ये बार बार जो एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जिसमें हम फसलों को बदल बदल के लगा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपका फसलों का जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ रहा है। और जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो भी क्या हो रही है, मेंटेन रह रही है। क्यों? क्योंकि हम जो है फसलों को बदल के लगा रहे हैं, जिससे जो है एक फसल को एक न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो अगले फसल को क्या होगा, दूसरे न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये दोनों जो फसलें अलग लगा रहे हैं वो मेंटेन हो जाएंगे गैप के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक जो चक्र दिया गया है, गेहूँ ज्वार गेहूँ। ठीक है, एक बार हमने गेहूँ लगाया तो बीच में क्या लिखा है, ज्वार लगा दिया। फिर क्या लगाया, उसके बाद तीसरा जो लगाया फिर गेहूँ लगा दिया। किसी एक खेत में अगर हम लोग साल भर की अगर बात करें, तो एक बार गेहूँ लगा लिया 6 महीने के लिए, फिर बीच में कुछ समय के लिए क्या किया हमने, ज्वार लगा दिया, फिर क्या किया, गेहूँ। हम लोग का क्या होता है, गेहूँ चना और धान की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा चक्र दिया गया है धान चना धान। तीसरा है गन्ना गेहूँ कपास गन्ना। तो ये साल भर का पूरा एक प्रक्रम दिया गया है, एक साइक्लिक प्रोसेस दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो थर्ड है वो आपका खेत को विराम देकर, बाई रेस्टिंग टू द फील्ड। अब ये क्या होता है, जैसे हम लोग मैंने बताया भी कि जो दो फसलें होती हैं रबी और खरीफ की, उन फसलों में हाँ जो अंतराल होता है, पूरा समय अवधि होती है एक फसल की, चाहे गेहूं की माने चाहे हम धान की, या रबी या खरीफ की हम माने, तो 180 दिन लगभग माने जाते हैं, 182 दिन 182 दिन। ठीक है, तो बाकी जो साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं लगभग। ठीक है, 365 दिन में 180 दिन लगभग जो है ये माना जा रहा है। तो बीच में जो अंतराल हम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो वहाँ वहाँ पर जो हमें मिल रहा है, वो आपका क्या है, वो जो गैप मिलेगा हमें 10 दिन 15 दिन 1 महीना, उसमें हम क्या करेंगे, वो मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब कोई फसल 182 दिन मैक्सिमम मानी जा रही है। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं, मौसम के हिसाब से जो भी है आपका 180 दिन के पहले ही जो है 150 दिन पे 160 दिन पे ही काट लेते, तो बाकी जो समय बचता है वो खेत को क्या करेंगे, वो फर्टिलिटी मेंटेन करने में काम आती है। ठीक है, तो हम फील्ड का उसमें क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, हल चलाते हैं खेतों में, उसको तैयार करते हैं ताकि अगली फसल फिर से क्या हो, लगाई जा सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है खेतों में खेतों की फर्टिलिटी बढ़ाने की आवश्यकता। लगाते हैं। क्या हुआ? हेलो। हाँ हाँ बोलो।
सर अगर 180 दिन में लगाते तो बारिश के मौसम में तो फिर कैसे होता है? उस टाइम तो बाढ़ अच्छा, और की दिक्कतें हमको हो जाती है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। देखो, जो आइडियल कंडीशन है किसी भी फसल के लिए, ठीक है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो रबी और खरीफ की फसलें हैं, जैसे मान लो रबी की जो फसल मेन मानी जाती है वो गेहूं की मानी जाती है, ठीक है। और जो रबी की फसल है वो 182 183 दिन लगभग मानी जाती है, ठीक है। तो 180 दिन ये हो गया। खरीफ की फसल क्या हुई? 180 दिन, 18 दूना 36, ठीक है, 360 दिन हो गया। बचा 6 दिन, तो 6 दिन को हम उतना नहीं हाँ मानेंगे कि 6 दिन ही केवल बच रहा है, ठीक है। कहने मतलब ये है तुम्हारा, हम समझ रहे हैं क्या हाँ कहना चाह रहे हो कि सर टाइम नहीं मिल रहा है बीच में कि हम कैसे फसल को मेंटेन करेंगे, बीच में हम रेस्ट कैसे देंगे, हाँ है ना, यही ना है। तो अब ये बताओ हमको, जो फसल हाँ हम लगाते हैं 180 दिन, क्या है उसमें मैक्सिमम टाइम होता है जिसमें वो फसल क्या करेगा, मैक्सिमम ग्रोथ कर लेगा। बात में आ रही है? वो डिपेंड किन चीज़ों पर करेगा कि किसी भी फसल की ग्रोथ हाँ किस पे डिपेंड करती है कि आपने जो फसल लगा रखा है जिस खेत में आपने लगाया है उसकी फर्टिलिटी कैसी है। अगर उस खेत की फर्टिलिटी बेहतरीन है और सब कुछ जो है आइडियल कंडीशन के तरीके से हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आइडियल कंडीशन कैसे कि वो जो खेत में हाँ जितने भी न्यूट्रिशन और पानी हमें समय समय पे चाहिए, ठीक है, तो वो फसल 180 दिन नहीं जाएगा, उसके पहले ही वो तैयार हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम जो अवधि है, देखो, हाँ जो रबी और खरीफ का जो अवधि है 180 दिन अवधि है, लेकिन फसल की अवधि उतनी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? जो फसल लगेगी उसकी अवधि उतनी नहीं होगी। मैक्सिमम दिन दिया गया कि दो भागों में आप बांट लीजिए रबी और खरीफ को, ठीक है। तो 180 दिन 180 दिन में, ठीक। यस लेकिन जो फसल लगाएंगे वो जो भी नहीं हाँ 180 दिन जाए, वो 120 दिन में भी हो सकता है, 160 दिन में भी हो सकता है। तो एक महीना बीच में क्या होगा, आपको टाइम मिलेगा। कभी भी तुम पता करना, तो 6 महीना कोई गांव में जो है गेहूं की खेती नहीं करता है। हाँ फसलों को 6 महीने तक कोई खेत में नहीं लगाता है, 3 से 4 महीने, ठीक है। और वो भी क्या हो रहा है, बारिश होने वाली है हाँ तो उसके पहले ही काट लेंगे लोग। बात में आ रही है? तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जो फसल जैसी ही आपकी तैयार हो रही है, आपने फसल निकाल लिया वहाँ से, आपको जब लगा कि आइडियल कंडीशन अब ये जो है प्रॉपर ग्रोथ कर चुका है, तो आपने उस फसल को काट लिया, ठीक है। अब काटने के बाद जो समय मिला उसमें क्या होता है, जो बचे हुए पार्ट हैं वहाँ पे क्या होंगे, वो सड़ेंगे गलेंगे खेत में। बात में आ रही है? फिर आप जब सोचेंगे कि अगला अब हमें धान की खेती करनी है, रोपाई करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप खेत में जो है आप क्या करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वो हाँ सॉइल जो है क्या होगा, नीचे क्लियर, ऊपर ऊपर क्लियर नीचे चली जाती है। वो बात में आ रही है? हाँ जो देखो, तुम क्या यस करते हो जब इस तरह से चलाते हो, फिर क्या करते हो, वहाँ पे खिला के खाद या जो भी जो है आपके गांव में मिलता है कंपोस्ट खाद, या आर्टिफिशियल जो भी आपके आते हैं लिक्विड में, चाहे सॉलिड फॉर्म में, क्या करते पैकेट हैं वहाँ पे ले आके खेतों में स्प्रेड करते हैं। सॉलिड बात में आ रही है? तो वो डालने के पीछे क्या है, आप जो है डाल के खेत में जो है उसको क्या कर रहे हैं, उसकी उर्वरक क्षमता को फिर से क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गेहूं जो लगाए थे आपने, जो है रबी की फसल जो लगाई थी, उसके उसके फसल के द्वारा क्या किया, कुछ न्यूट्रिशन खेतों से लिए गए। अब खेत अपने आप नहीं ना जनरेट करेगा, है कि नहीं। तो नीचे के सॉइल से जड़ों ने ले लिया। हाँ तो हम जब हल चलाते हैं खेतों में, तो चलाने का रीजन क्या है, जो नीचे की मिट्टी है ऊपर आ जाए, क्योंकि अब वहाँ कुछ बचा नहीं है नीचे वाले में। बात में आ रही है? और ऊपर की मिट्टी नीचे फिर जाती हाँ है, सर मिक्सअप होता है वो।
फिर हम क्या करते हैं, वहाँ खाद छींटते हैं। बात समझ में आ रही है? खाद और पानी चले तो फील्ड प्रिपेयर होता है, फिर हम अगला फसल लगाते हैं। ठीक है। और मेनली तुम्हारा जो भी फसल होता है वो एवरेज जो उसका होता है लगभग 120 दिन, 4-4 महीने होते हैं, 4 से 5 महीने। ठीक है, 4 से 5 महीने। यस। बीच में एक खरीफ की भी फसल मानी जाती है, जायद की भी फसल कही जाती है। सुने होंगे कि जायद की भी फसल होती है, लेकिन जो जायद की फसल होती है वो मेनली मई और जून में लिया जाता है। ठीक है, मई जून में जायद की फसल के अंतर्गत कौन से फसल आते हैं पता है? तरबूजा, खरबूजा, ये सब जो आते हैं, वाटर लेमन। हाँ बात समझ में आ रही है? अभी समझ में आया? हाँ सर। और खेत को विराम देने का रीजन भी पता चल ही हाँ गया होगा, सर। क्यों हम जो है रेस्ट दे रहे हैं। जैसे एक इंसान है, उसके अंदर अगर क्षमता 100 की है तो हम 100 नहीं दे सकते उसको, क्योंकि 100 खाएगा तो फिर रेस्ट लेगा पूरा। बात में आ रही है? 70-80 दौड़ा के हम रोक देंगे उसको, पूरी एनर्जी हम यूज नहीं करेंगे ताकि कुछ बची रहे उसके अंदर जान। ठीक है। तो ऐसे ही खेतों में जो हम फसल लगा रहे हैं फसल जब हमने काट लिया तो कुछ समय के लिए हम उसको छोड़ देंगे वैसे ही, ताकि बारिश का पानी या पानी चलाएंगे तो क्या होगा, फिर से वो अपने आप को रीजनरेट कर पाए। फिर वहाँ पे हम खाद डालेंगे, 1-2 महीने छोड़ देंगे, वैसे 15 दिन। ठीक है, फिर हम अगली फसल की तैयारी करेंगे। ठीक। तो रेस्ट देना भी क्या होता है, वो उसकी फर्टिलिटी को, खेतों को बढ़ाता है। ठीक है। और ये जो है याद रखना हमेशा, जो है चक्रीय क्रम तुम्हारे एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक। अब देखो नीचे एक क्वेश्चन फिर दिया हुआ है, यहाँ पे एक हेडिंग दी यस। गई होगी, फसलों के लिए अनुकूलतम पानी की आवश्यकता। ठीक है। अब यहाँ पर जो एक तुमको एक कर्व दिया गया होगा, इसको डिफाइन भी किया गया है आगे। तो अब फसलों के लिए अनुकूलतम, यहाँ पे देखो एक कर्व है। अब इसको हम पहले समझा दें कि फसलों की अनुकूलतम आवश्यकता क्यों पड़ती है पानी की। ठीक है, किसी भी फसल को पानी की अनुकूलतम आवश्यकता को हम कैसे समझें। जैसे इसको अगर मैं हम तुम एक एग्जांपल लें, एक इंसान की बात करें, किसी की भी, तो जो इंसान होता है उसको चाहिए क्या, उसको विकास के लिए, वृद्धि और विकास के लिए उसको क्या चाहिए, खाना पानी चाहिए। ठीक है, टाइम टाइम पे मिले उसको। ठीक है। तब वो जो उसकी खाने हैं, उसको खाने की जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग, उसकी आवश्यकता के अनुसार ही देना है। बात समझ आ रही है? जितनी उसकी आवश्यकता है हमें उतना ही पानी देना है, और वो पॉइंट क्या लगा, क्या ऑप्टिमम पॉइंट। ठीक। अब ऑप्टिमम पॉइंट क्या होता है कि वह मात्रा जिसके उपयोग से, अब चाहे पानी का ले लो, चाहे इंसान के लिए खाना है, ठीक है, और फसल के लिए क्या है, मेनली पानी है तुम्हारा। यहाँ पर जो है फसलों की बात कर रहा है, पानी की आवश्यकता। ठीक है। तो फसल का अगर हम एग्जाम्पल लें, इंसान की बात करें कि फसलों के लिए पानी की वह आवश्यक मात्रा या वह जलांश, जलांश मतलब का जल की मात्रा, जिसके प्रयोग से वह फसल अधिकतम ग्रोथ कर सके, वो क्या कहलाता है, फसल की अनुकूलतम पानी की आवश्यकता कहलाती है या मात्रा कहलाती है। ठीक है। तो अब कर्व यहाँ पे देखो, कर्व यहाँ बनाया गया है, एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। ठीक है। जो जलांश आपका है वो किस पे है, मॉइस्चर कंटेंट जो है, वाटर कंटेंट इसे कहते हैं, वो एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है।
और जो ग्रोथ का रेट है वो वाई एक्सिस पे दिखाया गया है। मतलब कोई फसल हमने लगा दिया है, ठीक है, और फसल में जब हमने जो है वहाँ पे लगाया जो सीडिंग की, ठीक है, वहाँ पर हमने जो है पानी की मात्रा जो है, अब स्टार्टिंग में जो है कुछ मॉइस्चर सॉइल में हमेशा रहता है, तो हमने वहाँ पे फसल लगा लिया है, फील्ड तैयार थी, ठीक है। अब जैसे जैसे हम जो है खेत में समय समय पानी देते गए, वो फसल क्या किया गया, धीरे धीरे ग्रोथ होता करता गया, ठीक है। और एक टाइम आया जब वो मैक्सिमम ग्रोथ कर गया, एक टाइम आया जब वो मैक्सिमम ग्रोथ कर गया। अब वो मैक्सिमम ग्रोथ किस पॉइंट पे किया, एक मॉइस्चर कंटेंट रहा होगा, कुछ वैल्यू रही होगी उसकी, बात समझ आ रही है। तो जो कि वाई एक्सिस पे दिखाया गया आपको, हाँ तो उस पानी की मात्रा पे जितना उसको चाहिए था वो सेटिस्फाइड था, उस पे वो क्या किया, वो मैक्सिमम ग्रोथ कर लेगा। तो वो जो पॉइंट है जहाँ पर, अब ये पॉइंट आपका जो है पीक वाला जो कर्व पे है, अब यहाँ से हम वाई एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे सीधे, तो आपका क्या होगा, रेट ऑफ ग्रोथ, ये मैक्सिमम ग्रोथ दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे की तरफ जाएंगे परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या दिखाएगा, क्या शो करेगा एक्स एक्सिस पे, वाटर कंटेंट, बात में आ रही है। तो अभी इस ग्राफ से अगर हम डिफाइन करें कि पानी की वह मात्रा, अनुकूलतम मात्रा जिस पर कोई फसल अधिकतम ग्रोथ करता है, ठीक है, वह कहलाता है उस पानी के लिए अनुकूलतम पानी की मात्रा या आवश्यक मात्रा, जितना उसको चाहिए, जिस पर वो मैक्सिमम ग्रोथ कर पाया या कर सके, वो उसको कहलाएगा अनुकूलतम पानी की मात्रा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट दिया गया है अस्थाई मलांक, अस्थाई म्लानांक या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब विल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि पत्तियां क्या होती हैं, कभी कभी फसलों की देखोगे ध्यान से, जब फसल जो है ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, उसको पानी नहीं मिलता है सही से, तो उसकी पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ जाती हैं, होता है ऐसा। अब ऐसी अवस्था में क्या हाँ होगा, जब जो पत्तियां पीली पड़ेंगी, इसका मतलब ये है कि उसको जो है कुछ नहीं मिल रहा है, पानी हो सकता है आवश्यक जो उसको है वो नहीं मिल रहा है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, बात समझ में आ रही है। तो अब ऐसी अवस्था में क्या होगा, उसका ग्रोथ जो है रुक जाएगा, ठीक। तो ये जो आपका एक स्थाई मिलान पॉइंट है, देखो यहाँ से मलिनता की तरफ बढ़ेगा, बात में आ रही है। शुरू में तो ग्रोथ किया, लेकिन एक टाइम पे जाके क्या हुआ, वो पीलापन उसमें आने लगा जो कि नहीं होना चाहिए था एक पॉइंट पे, वो आपका कहलाता है क्या, मलनांग पॉइंट। मलनांग पॉइंट क्या होता है, विल्टिंग पॉइंट का कंडीशन कब आता है, कोई फसल सूखने कब लगती है, जब, अब देखो कोई फसल तुम लगाते हो खेत में, तो क्या होता है, उस पर धूप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, हवा का प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या होता है, पत्तियों पे जो मॉइस्चर है, ठीक है, वो धूप के प्रभाव से क्या होगा, धीरे धीरे वो मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, वाष्प का रूप ले लेगी, बात में आ रही है। तो जो रेट ऑफ इवोपरेशन है या ट्रांसपिरेशन है, पत्तियों से जब भी जो है पानी वेपराइज होता है पेड़ की पत्तियों और टहनियों से, तो वो कहलाता है क्या, ट्रांसपिरेशन, बात में आ रही है। तो ट्रांसपिरेशन की ये प्रक्रिया जो है ज़्यादा होगी, जब ट्रांसपिरेशन की पत्तियां, जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा पेड़ की पत्तियों से जो है
पानी जो है ज़्यादा मात्रा में वेपराइज होगा, ठीक है। किसकी अपेक्षा? जो पानी जो है जड़ों से पत्तियों तक पहुंच रही है। बात में आ रही है? जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो अगर हाई होगा, किसकी अपेक्षा? जड़ों से पहुंचने वाले जो पानी की मात्रा है उस पत्तियों तक, तो वहाँ पर क्या होगा? मलनांक की मलनांक की स्थिति आ जाएगी, यानी कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की अवस्था की तरफ बढ़ने लगेगा। अगर यही प्रक्रिया लगातार जारी रही कि पानी लगातार वेपराइज होता रहा पत्तियों से, ठीक है, और जड़ों से पानी पत्तियों तक समय से नहीं पहुंच पा रहा है, जितनी मात्रा में जा रहा है उससे कम मात्रा में पहुंच रहा है पत्तियों तक, तो उस अवस्था में क्या होगा? पेड़ धीरे धीरे क्या होगा? आपका जो आपने फसल लगाई है वो क्या होगा? सूख जाएगा। अब जब सूख जाएगा तो वो कहलाता है अस्थाई मलाना, क्या? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मैंने बताया कि किस कंडीशन में होता है? जब जो है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होगा, किसकी अपेक्षा? जड़ों से ले जाने वाले पानी की जो फसलों को जो पानी मिलने की आवश्यकता है, मतलब फसलों से की जड़ों से जो है जो पानी पत्तियों तक पहुंच रहा है उसकी मात्रा की अपेक्षा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होगा, तो जो फसल है वो किस तरफ बढ़ने लगता है? परमानेंट विल्टिंग की तरफ, यानी कि सूखने लगता है, ठीक है। ये अवस्था कहलाती है परमानेंट मिल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया गया है, इसको तुम लोग पढ़ना ध्यान से। जो मैंने बताया वो सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। कोई डाउट? नहीं। यहाँ कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो विल्टिंग पॉइंट में। यहाँ देखो दिया गया है, फसलों को 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। जो भी फसल है आपकी उसको हमेशा 15 से 20 दिनों पर क्या करें? हमें जो है पानी देने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक, ठीक है। यहाँ देखो ये फिगर जो बताया था, ठीक है, बुक में दिया हुआ है, सब लोग बुक में देख लेना। अगर बुक होगा तो, नहीं होगा तो मैंने जो है इसको भेज रखा है तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो भारत की मुख्य फसलें हैं जो हम बात कर रहे थे। अब देखो इसमें स्क्रीन जो है तुम्हारा थोड़ा रिवर्स आ रहा है, अब रोटेट तो होगा नहीं। अगर तुम लोग देख पा रहे होगे, ठीक है, ये थोड़ा सा रोटेट नहीं हो रहा है, फिर भी हम बता दे रहे। देखो यहाँ पर जो तुम्हारी फसलें हैं मेनली तुम्हारे इंडिया में, वो देखो तो यहाँ पे दी गई हैं फसलों के मौसम, ठीक है। और जो तुम्हारा भारत में फसलों की दृष्टि से दो मौसम के हिसाब से दो फसलें लगाई जाती हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल, ठीक है। रबी की फसल और खरीफ की फसल, ठीक है। तो खरीफ की फसल क्या होती है? ये तुम्हारा इसकी जो बुआई होती है वो श्रावण मास में, ठीक है। अब श्रावण मास तुम लोग देख लेना क्या है, ठीक है। इसका टाइमिंग जो है 183 दिन, यहाँ देखो दिया हुआ है, अप्रैल से सितंबर तक, ठीक, 83 दिन का माना जाता है, ठीक है। 183 दिन का माना जाता है तुम्हारा खरीफ का फसल, ठीक है। खरीफ में क्या आएगा तुम्हारा? मेन तुम्हारा जो है धान है, इसमें धान, ज्वार, बाजरा, चरी, जूट, मूंगफली, अरहर, मूंग, लहसुन,
ठीक है, मक्का, ये सभी क्या है, खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, और रबी की फसल भी क्या है, लगभग इतना ही रहता है, इतने ही समय के लिए। ठीक है, 182 दिन, एक दिन का अंतर है। खरीफ की फसल तुम्हारी 183 दिन, और रबी की फसल क्या है तुम्हारी 182 दिन। ठीक है, अब रबी की फसल में इसकी पहचान क्या है, इसमें गेहूं लगाया जाता है, चना, जौ, मटर, आलू, सरसों, प्याज। ठीक है, मेनली ये तुम्हारा क्या है, ठंडी में लगाया जाता है। ठीक है, जो तुम्हारा ठंड का मौसम होता है, ये ठंड के मौसम में जो है ये फसलें लगाई जाती हैं। कौन सी, रबी की फसलें। और खरीफ की फसल क्या होती है तुम्हारी, मेनली गर्मी की फसल होती है या बरसात की फसल होती है। ठीक है, धान कब लगाया जाता है, बरसात के मौसम में लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि धान को जो है पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, और रबी की फसल क्या होती है, वो तुम्हारी ठंडी की फसल होती है। बात समझ आ रही है। और दोनों में अंतर क्या मैंने बताया कि जो खरीफ की फसल है वो 183 दिन की है, और रबी की फसल कितनी है, सदाबहार फसलें क्या होती हैं, जो तुम्हारा बारह मास जो है खेतों में लगाई जाती हैं। ठीक, को बनने के दौरान गले लगना, चूमना या हाथ मिलाना, काफी स्थानों पर थूकना, बिना डॉक्टर के साहस से दवाई लेना, तुम्हारी की परिचारित